हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज पता ही है आपको 31 मई है। और हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, जो भी एग्जाम के लिहाज से जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं या फैक्ट होते हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है। कल मैंने न्यूज़पेपर को कवर नहीं किया था क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम भी था और यहाँ पे पेपर भी अपलोड नहीं किया गया था। ठीक है। अगर मुझे वक्त मिलेगा तो मैं कल के न्यूज़पेपर को किसी भी वक्त में जो है आपके लिए अपलोड कर दूंगा, अगर आप लोग का डिमांड हो तो। ठीक है। चलिए सबसे पहला फैक्ट देखते हैं क्या क्या एग्जाम में पूछे गए। हमने यहाँ पे टिक करके रखा हुआ, मुझे पेपर को कवर करने में मुझे 2.5 से 3 घंटा लगता है। और आपके सामने मैं 15 से 20 मिनट में इसको क्या कर देता हूँ, परोस देता हूँ। ठीक है। चलिए सबसे पहला देखिए कि अंतिम चरण के प्रचार का शोर थमा, मतदान कल। कुल मिलाकर आपको पता ही है, जो अभी लोकसभा चुनाव जो चल रहा है 7 चरणों में चल रहा है। ये याद रखिएगा, ये बीपीएससी में फैक्ट पूछ लेता है कि कितने चरणों में जो है इलेक्शन जो है संपन्न हुआ। और ये 18वीं लोकसभा चुनाव है। ठीक है, 18वीं लोकसभा चुनाव, इसको याद रखिएगा। इसका रिजल्ट जो है 4 जून को आने वाला है। देखते हैं किसकी पार्टी बनती है, इंडिया की बनती है या बीजेपी की बनती है। इनकी दो महत्वपूर्ण पार्टियां आई है। पूरे आर्टिकल को जब मैंने पढ़ा तो मुझे जो खास नजर आया, जो एग्जाम में पूछे गए, वो पूछा गया है लोकसभा चुनाव को लेकर, पहला फैक्ट। दूसरा ईवीएम को लेकर। और तीसरा मैं यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे हाईलाइट करके रखा हूँ। यहाँ पे थर्ड नंबर पे जो यहाँ पे हो जाएगा, कहाँ गया, ये देखिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके रखा हुआ, दिख नहीं रहा मुझे। कोई बात नहीं, पहले दो चीज़ पे बात कर लेता हूँ। लोकसभा चुनाव के लिए मान लीजिए आपको लोकसभा का मेंबर बनना है, तो इसके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। सबसे पहले 25 साल का होना चाहिए आपको, 25 ईयर्स जो है आपका होना चाहिए। दूसरा, भारत के नागरिक होंगे। दो फैक्ट याद रखिए, दोनों एग्जाम में पूछा गया, स्टेट पीसीएस में और यूपीएससी में भी पूछा गया। और आपके अंतर्गत जो है दिवालियापन वाले लक्षण या पागलपन वाले लक्षण बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और लाभ के पद पे, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाले पद पे धारण नहीं करना होगा। ठीक है, तब जाके आप जो है लोकसभा का मेंबर बनेंगे। और जो व्यक्ति लोकसभा का मेंबर बनते हैं या राज्यसभा का मेंबर बनते हैं, उन्हीं में से कोई एक जो है प्रधानमंत्री बनते हैं, याद रखेंगे। अगर आप लोकसभा के भी मेंबर नहीं है, राज्यसभा के भी मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी आप 6 महीना के लिए ना आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, याद रखिएगा। ये प्रावधान संविधान में किया गया है कि अगर आप लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर नहीं है, फिर भी आप 6 महीने तक प्रधानमंत्री बन सकते हैं या कोई भी मंत्री बने रह सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। चलिए, और ईवीएम को लेकर मैं आपको बता दूं, ईवीएम का जो है सबसे पहला शुरुआत 1982 ईयर में हुआ था। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। क्वेश्चन याद रखिएगा, ईवीएम का फुल फॉर्म पूछ सकता है, वीवीपैट का पूछ सकता है। क्यों पूछ सकता है वीवीपैट? इसलिए पूछ सकता है क्योंकि पिछले बार बीपीएससी एग्जाम में चैट जीपीटी का पूछ दिया। अगर वनडे एग्जाम में और देखिएगा, अदर एग्जाम में, तो वहां पर एसएचजी का फुल फॉर्म पूछ दे रहा है। तो कभी कभी जो इस तरह के जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देते हैं, ताकि जो है हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट रहे। इसलिए मैं आपको अलर्ट कर देता हूँ कि ईवीएम का फुल फॉर्म और वीवीपैट का फुल फॉर्म, चैट जीपीटी का फुल फॉर्म, एसएसजी का फुल फॉर्म, जो भी न्यूज में आता है। इंडिया का फुल फॉर्म याद रखिएगा। अभी जो गठबंधन बना हुआ है जिसमें 26 पार्टी मिले हुए हैं, ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, जो कि एग्जाम में आपके लिए काफी महत्वपूर्ण कैटेगरी में आता है। फिर आइए दूसरा आर्टिकल यहाँ देखते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उन्होंने कहा कभी भी हम समुदाय को एक दूसरे से अलग नहीं किए। ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री। ठीक है। और आपको बता दें, ये जो है ना पूर्व में फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, ये प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और ये जाने माने जो है अर्थशास्त्री रह चुके हैं, याद रखिएगा। जब 1991 में जो एलपीजी जो मूवमेंट शुरू हुआ था, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, ये तीनों चीज़ जो है ना, इन्हीं का योगदान था। उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो थे नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव, और उस समय जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, ये दोनों जो है सूझबूझ से भारत को, जो वहाँ पे वित्तीय जो संकट था भारत का, पता है उस समय जो हमारे पास जो रिजर्व था ना, मात्र 10 दिन के लिए ही इंपोर्ट करने का हमारे पास वो था। आज वर्तमान में हमारे पास 10 महीना का है, 10 महीना का। ठीक है, समझ रहे ना। अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा इमरजेंसी आ जाता है, तो हम लोग 10 महीना तक चीज़ों को इंपोर्ट कर सकते हैं, इतना पावर है हमारे पास। लेकिन उस वक्त 1991 की अगर बात करें तो 10 दिन तक ही हमारे पास बचा हुआ था इंपोर्ट करने का। समझ रहे ना कितना क्राइसिस बचा हुआ था। तो उस समय जो है भारत को उबारने में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और आपको बता दें, मेंस में इस बार क्वेश्चन यहाँ से पूछने की पूरी संभावना है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि अभी जो है पीवी नरसिम्हा राव जी को क्या मिला है, भारत रत्न मिला है। और भारत रत्न मिला है तो ये क्वेश्चन जो है मेंस में पक्का पूछेगा कि एलपीजी का क्या इंपैक्ट पड़ा भारतीय अर्थव्यवस्था में, कृषि सेक्टर में क्या इंपैक्ट पड़ा, इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या इंपैक्ट पड़ा। तो इसे मेंस का टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि समय का अभाव होता है, इसलिए ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जा रहे हम लोग, क्योंकि मुझे आर्टिकल भी कंप्लीट करना है। फिर देखिए यहाँ पे कांग्रेस अध्यक्ष ही है मल्लिकार्जुन खड़गे, है ना। तो यहाँ पे इंडिया गठबंधन का सरकार बनाया गया। देखिए इंडिया गठबंधन में 26 पार्टी है, याद रखिए 26 पार्टी मिलकर जो है गठबंधन बनाया है। और कांग्रेस से क्वेश्चन पूछा जाता है मॉडर्न हिस्ट्री में, याद रखिएगा। ये सबसे पुरानी पार्टी है, 1885 में बना था। और महात्मा गांधी ने इस पार्टी के बारे में पता क्या बोला था कि ये पार्टी का जो है ना लक्ष्य जो है कंप्लीट हो चुका, आज़ादी मिल चुका, अब इसको खत्म कर देना चाहिए। लेकिन ये पार्टी फिर खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अब इसको राजनीति का रूप दे दिया गया और सत्ता पाने का एक जो यहाँ पे माध्यम बना दिया गया। ठीक है।
प्रथम जो है अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के, ये भी याद रखिएगा। कौन महिला अध्यक्ष बने थे, कौन प्रथम भारतीय महिला बनी थी, ठीक है। तो ये सब चीज को ध्यान रखिएगा, एग्जाम यही सब डायरेक्ट जो हिट करता है। और कौन सा जो है अध्यक्ष, मतलब कौन सा जो है क्या बोलते हैं उसको, सेशन जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्ष किया था, तो कर्नाटका बेलगांव वाला याद रखिएगा, ठीक है। तो ये तमाम फैक्ट जो एग्जाम में बार बार रिपीट करते हैं, इसलिए मैं आपको ये चीज बता दे रहा हूँ। फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, देखिए समय से पूर्व केरल में पूर्वोत्तर पहुंचा मानसून। कुल मिलाकर ये आर्टिकल पढ़ने के बाद साउथ वेस्ट मानसून है ना, वो न्यूज मांग गया, यहीं से क्वेश्चन पूछता है। अभी आप देख रहे हो ये हमारा प्यारा भारत है, ये श्रीलंका वाला है, ठीक है, ये गुजरात राजस्थान वाला है, ये नॉर्थ वाला इलाका हमारा, ठीक है, और ये हमारा क्या है, नॉर्थ ईस्ट वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है ना दस्तक देता है 1 जून को हमारा जो साउथ वेस्ट मानसून है, इसी से हमारा बारिश होता है। तो याद रखिएगा, अभी गर्मी आप देख रहे हो ना, तो 2-3 दिन और वेट कर लीजिए, मुझे लगता है कि 5-6 जून में हो ना झारखंड में भी बारिश होने की संभावना है। खैर क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि भारत में सबसे अधिक जो वर्षा होता है किस मानसून से होता है, तो साउथ वेस्ट मानसून से होता है, याद रखिएगा। और भारत में 2 तरह के मानसून आते हैं, एक नॉर्थ वेस्ट वाला भी आता है, इधर से लौटता हुआ, इसको लौटती हुई मानसून बोलते हैं ना। इससे जो है आपका तमिलनाडु में होता है। क्वेश्चन कैसे पूछा गया है कि साउथ वेस्ट मानसून जो है ना, तमिलनाडु में बारिश नहीं होता, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि तमिलनाडु में बारिश जो है साउथ वेस्ट मानसून से होता है। ये स्टेटमेंट सही है रॉन्ग है आपको बताना है, तो नहीं होता है, ये हो गया। फिर यहाँ पे बात करेंगे लाहौर जो है कन्वेंशन, याद रखिएगा, लाहौर कन्वेंशन जो ऐतिहासिक जो सम्मेलन हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में 1999 में, याद रखिएगा। इसके बाद आगे बात करें, आपको पता है ना पुणे पोर्ट्स हादसा, जो पुणे में जो जो रहीश जादव वाला जो मैंने केस भी डील किया था यहाँ पे, तो उसी को लेकर यहाँ पे आर्टिकल छपा हुआ है कि जब वो जो बंदा जो था, जो नाबालिग था, जो लड़का था, जो गाड़ी चला रहा था, उसको बोला जा रहा है कि 18 साल से कम है। तो इसके लिए क्या किया गया, उसका सैंपल लिया गया था, ब्लड का सैंपल लिया गया था, जिस हॉस्पिटल में रखा गया था, तो उसका ब्लड सैंपल को बदल दिया गया और एक महिला का वहाँ पे क्या कर दिया गया, ब्लड सैंपल रख दिया गया और यह दिखाने की कोशिश किया गया कि वो अल्कोहलिक नहीं था, वो शराब नहीं पिया हुआ था और वो गाड़ी ड्राइव नहीं कर रहा था, ठीक है। लेकिन जब पूरा खुलासा हुआ तो पता चलता कि वो एक महिला का ब्लड सैंपल था और वो महिला पता कौन थी, वो महिला थी उसकी मम्मी, ठीक है। तो ये पूरा आर्टिकल छपा हुआ है और आप यहाँ पर देख रहे हो ना किस तरह जो यहाँ पे कानून के साथ खिलवाड़ हो रहा है, कानूनों को यहाँ पे कमजोर किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये आर्टिकल पूरा का पूरा छपा हुआ है, किस तरह पैसा का खेल यहाँ पे हो रहा है, सब चीज को खरीदा जा रहा है। चलिए अब हम लोग आते हैं ज्ञान और ध्यान का पर घमासान, ये हमारे प्रधानमंत्री जी है ना। और ये क्या करेंगे, कन्याकुमारी में जो है एक क्या है, कन्याकुमारी में क्या है, मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया था, कोई मेमोरियल है, स्वामी विवेकानंद मेमोरियल, ठीक है। तो वहाँ पर ज्ञान ध्यान करेंगे, वहाँ पर मंदिर भी गए। पूरा आर्टिकल पढ़ने के बाद जो इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आए वो कन्याकुमारी, आपको बता दी हमारा प्यारा भारत है, ये श्रीलंका है, ठीक है, और ये हमारा उत्तर वाला पार्ट है, जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है ना। तो सबसे जो साउदर्न मोस्ट पार्ट होता है ना, वो होता है इंदिरा पॉइंट, याद रखिएगा, इंदिरा पॉइंट। लेकिन बोलेगा लैंड वाला बताइए, तो वो होता है कन्याकुमारी। सबसे जो दक्षिण वाला जो बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट, लेकिन लैंड पे पूछेगा तो कन्याकुमारी। यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया बीपीएससी और यूपीपीसीएस में, ठीक है। अगर यकीन नहीं आता है तो आप जाके डाउनलोड कीजिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपको ये सब क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी में खूब देखने को मिलेगा, भर भर के मिलता है। फिर आइए यहाँ पर महात्मा गांधी को लेकर पता ही बहुत सारे आर्टिकल क्वेश्चन पूछे गए महात्मा गांधी को लेकर। महात्मा गांधी से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गया, सिविल डिसोबीडियंस हो गया, क्विट इंडियन मूवमेंट हो गया, ठीक है। और गांधी जी भारत कब आए थे ना, 1915 में आए थे ना, उसी दिन जब 9 जनवरी को जो भारत आए थे, तो उसी दिन जो है यहाँ पे प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। ये सब फैक्ट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में कई दफ़ा पूछे जाते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं अगला आर्टिकल पे। मैंने यहाँ पे फटाफट चीज़ों को कवर करना है, समय कितना हो गया, 8 मिनट हो गया ना, कोई बात नहीं। और ये रहा, ये आर्टिकल में देखिए सबसे पहले ये कोटेशन याद रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन अगर आता है ना, तो निरंतर विकास और प्रगति के बिना सुधार, उपलब्धि और सफलता जैसे शब्द जो है कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो कभी भी अगर ऐसे वगैरह आता है तो आप इस तरह कोटेशन का यूज कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मेंस के लिए पूछेगा। ये कैसे पूछता है, यहाँ पे जो सदाबहार जो पारिस्थितिकी जो तंत्र है ना, वो अभी क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, इसका खत्म हो रहा है। तो सदाबहार पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, जो आप मैंग्रोव वन देख रहे हो ना, मैंग्रोव बोलते हैं, उसी को बोलते हैं सदाबहार वन। क्वेश्चन यूपीएससी में कैसे पूछा गया था आपको बता देते हैं। जैसे हमारा बॉडी, आप हम अपना बॉडी देख रहे हैं, इसमें जो किडनी का जो काम होता है ना, किडनी काम क्या होता है, ब्लड को प्यूरिफाई करना और जितने भी वेस्टेज जो है मटेरियल ब्लड में, उसको यूरिन के माध्यम से बाहर निकालना है, ठीक है, क्लियर, समझ रहे हैं यहाँ तक। यही क्वेश्चन यूपीएससी में पूछ दिया कि जो पूरा इकोसिस्टम है ना, इकोसिस्टम में जो मैंग्रोव का जो काम है ना, वही बिल्कुल किडनी वाला काम करता है। यही क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में, अगर यकीन नहीं होता है जाकर प्रीवियस क्वेश्चन जाके आप देख लें। तो मैंग्रोव को जो है काम क्या करता है, जितने भी हैवी मेटल है, जितने भी जो वेस्टेज है, उसको प्यूरिफाई करता है हमारा कौन, ये मैंग्रोव वन। तो आपको बता दें यहाँ पे
जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो मैंने यहाँ पे टिक करके रखा हुआ है, ये सुंदरवन जो है डेल्टा है ना, वहाँ पे मैंग्रोव वन ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्यों प्रदूषण हो रहा है, तो वहाँ पे जो मोटर आप देख रहे हो ना, ये जो नाव चल रहा है, ये मोटर इसमें लगा हुआ है, तो मोटर जो है ना पुराना मोटर है, और ऐसे जो काला काला धुआं बहुत फेंकता है, तो उसमें हैवी मेटल बहुत निकलता है, इससे वायु प्रदूषण हो रहा है, जिससे मैंग्रोव को नुकसान पहुंच रहा है। फिर वहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा है। आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो रहने वाले जो लोग हैं ना, गरीबी है, तो वहाँ पे कहाँ एलपीजी का व्यवस्था कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो वहाँ पे लकड़ी, कोयला, गोबर वोबर जला के वहाँ पे क्या करते हैं, ईंधन का काम करते हैं, उससे भी धुआं निकलता है, तो यहाँ पे इकोसिस्टम को यहाँ पे क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, चलिए आपको बता दें, सदाबहार जो वन है, जो मैंग्रोव वन है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, ये क्वेश्चन पूछता है कि सदाबहार वन से आप क्या समझते हैं, और ये इकोसिस्टम में किस तरह जो है महत्वपूर्ण योगदान निभाता है, और इसके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, आप कमेंट करें। इस तरह के क्वेश्चन मेंस में फ्रेम करता है। तो आपको बता दें, सदाबहार वन जो है ना, उष्णकटिबंधीय जो है जो वन होता है, वो आपको जलवायु परिवर्तन से निपटने में काफ़ी मददगार करता है। सुनामी और चक्रवात जैसे जो है चीज़ों से, आपदा से आपको बचाता है। जैव बायोडाइवर्सिटी है, उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ये चीज़ हो गया। फिर आपसे क्या पूछेगा कि सुंदरवन, भितरकनिका, पिचवरम जैसे तमाम शब्द जो न्यूज़ में रहते हैं वो क्या है। तो ये आपका मैंग्रोव का जो है यहाँ पे नाम है, उसका नाम दिया गया है, ध्यान रखिएगा। फिर आपको बता दें यहाँ पे कार्बन, और ये और क्या काम करता है, तो कार्बन को क्या करता है, अवशोषित करता है। जो आपके इन्वायरमेंट में कार्बन है ना, उसको क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। ये हो गया। उसके बाद ये इकोसिस्टम जो है ना, आपको बायोडाइवर्सिटी के रूप में भी काम करता है, क्योंकि इसमें मछलियाँ, सरीसृप, उभयचर, कीट, बहुत सारे जो जीव जंतु यहाँ पर देखने को मिलता है। इसका इंपॉर्टेंस आप समझ रहे हैं। और इसके बाद क्या हो रहा है कि जो अभी वायु प्रदूषण के कारण क्या प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे 2.5 PM10, ये सब के कारण से क्या हो रहा है, जो फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है ना, वो उसका क्रिया को बाधित करता है, जिससे क्या होता है, वहाँ पे जो भी प्लांट वगैरह होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, और हमारा इकोसिस्टम तहस नहस हो जाता है। इसके पीछे आप क्या कारण मानते हो, तो देखिए ग्लोबली अगर देखोगे, कारण देखोगे कि हमारा जो मैंग्रोव जो है, मैंग्रोव जो वन है, वो क्यों खत्म हो रहा है, तो इसके पीछे जो शहरीकरण, ठीक है, अर्बनाइजेशन, फिर है तटीय विकास, जो आप अंधाधुंध विकास के नाम पे जो पेड़ वृक्ष काट रहे हो ना, बिल्कुल सही नहीं है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, तटों और जंगलों को काटना, ये सब जो है ना, ऐसे तमाम कारण हैं जो हमारे इकोसिस्टम को क्या करें, नुकसान पहुंचा रहे हैं। सरकार ने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई प्रयास किए गए, जिसमें आप ध्यान रखेंगे COP27 में एक अलायंस बना था, मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट। ये जो है ना, आपके मैंग्रोव से निपटने के लिए, ये तमाम चुनौतियों से निपटने के लिए एक पहल है। भारत में राष्ट्रीय रेड प्लस जो कार्यक्रम है, ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी मैंग्रोव वन से लड़ने के लिए जो बनाया गया है। और ये आपको बता दें, यहाँ पे 2030 तक भारत ने अनाउंस किया है कि हम कार्बन सिंक के रूप में हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। और यही सब क्वेश्चन मेंस में पूछता है। फिर आपको बता दें यहाँ पे, तो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी मेंस देने का अनुभव हुआ है। ठीक है, तो मुझे पता है कि कैसे कैसे यहाँ पर क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। चलिए, और आगे बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो मुझे जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल लग रहा है, ये देखिए, 5वें दिन शेयर बाजार गिरा, सूचकांक। पूरा आर्टिकल पढ़ने के बाद जो इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछता है, प्रधानमंत्री के जो है ना, प्रधानमंत्री के जो शक्तियों में जो विस्तार हो रहा है, या उनका जो कार्यों में या अधिकारों में जो चेंजेस आ रहा है, उससे भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या प्रभाव मिल रहा है। ये क्वेश्चन जो है जेपीएससी मेंस में पूछा गया था कि प्रधानमंत्री की बदलती भूमिका पर आप टिप्पणी करें। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री, अभी जो इलेक्शन हो रहा है, वहाँ पर अनसर्टेनिटी है कि किसका सरकार बनेगा, तो बहुत सारे जो इन्वेस्टर है, निवेशक है, वो अपने पैसे को निकाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ से विड्रॉल कर रहे हैं। FPI और FDI होता है ना, इन्वेस्टमेंट का ये दो तरीका होता है, तो बात करेंगे अभी हम लोग। तो यहाँ से इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं, तो अभी अगर जो भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं ना, तो उनको अच्छा मौका है कि अभी उनको जो है ना, जो है काफ़ी कम कीमत में शेयर मिल सकता है, तो इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, FPI और FDI क्या होता है, देखिए, अगर किसी कंपनी में अगर कोई इन्वेस्टर जो है ना 10% से कम अगर इन्वेस्ट करता है, उसको FPI बोलते हैं। और FDI का कैटेगरी क्या होता है, अगर 10% से अधिक या उससे अधिक करते हैं इन्वेस्टमेंट, तो FDI का कैटेगरी में आता है। आपको बता दें, FPI जो होता है ना, वोलेटाइल नेचर का होता है, इसको कब निकाल ले कोई पता नहीं चलेगा। लेकिन FDI क्या होता है, परमानेंट नेचर का होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है। एक चीज याद रखिएगा, एक निवेशक होता है और एक होता है लोन लेना। अगर आप किसी से ऋण लेते हो ना, तो वहां पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, लेकिन FDI के मामले में आपको जो प्रॉफिट होता है ना, उसका शेयर देना होता है। क्लियर है, ये सब फर्क याद रखिएगा, ये सब फर्क जो है ना यूपीएससी में पूछता है। फिर एक शब्द यहाँ पूरा आर्टिकल पढ़ने के बाद मुझे जो देखने को मिला वो है इन्फ्लेशन, और यहाँ पे बैंक रेट। आपको बता दें इन्फ्लेशन क्या होता है, मान लीजिए कोई चीज आप 10 रुपए में 10 चीज खरीद पा रहे थे, 10 रुपए में पहले 10 जो है टॉफी खरीद पा रहे थे, अभी इसी 10 टॉफी के लिए आपको जो है ना 20 रुपए देने पड़ रहे हैं। यही हो गया इन्फ्लेशन। क्या हो रहा है, पैसा का कीमत जो है ना घट जा रहा है, और यहाँ पे जो वस्तु है ना, उसका दाम जो है ना बढ़ जा रहा है। इसी को इन्फ्लेशन बोलते हैं। और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट और RBI दोनों जो है मिलकर काम करती है। RBI जिस तरह का जो टूल्स यूज करती है ना, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मॉनेटरी पॉलिसी। और गवर्नमेंट जिस तरह का इनिशिएटिव लेती है, उसको बोलते हैं फिजिकल पॉलिसी। याद रखिए, ये क्वेश्चन जो है मेंस में भी पूछता है और आपका पीटी में भी पूछता है। ठीक है,
जैसे कि बैंक आरबीआई जो है कंट्रोल करने के लिए, मान लीजिए मार्केट में मनी सप्लाई पूरा बढ़ गया है, उसको सोखने के लिए या उसको हटाने के लिए क्या करती है, बैंक रेट वगैरह, सीआरआर, एसएलआर, एमएसएफ सबको क्या करती है, बढ़ा देती है। चलिए अब आते हैं आरबीआई के बारे में। देखिए आरबीआई के बारे में इस आर्टिकल को छपा हुआ है, और यहाँ पूरा आर्टिकल पढ़ने के बाद जो एक इंपॉर्टेंट आरबीआई को लेकर पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी में पूछा गया है। फिर आपको बता दें यहाँ पे एमएसपी भी न्यूज में आ गया है, तो दोनों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए आरबीआई से क्वेश्चन कैसे पूछा गया था, आरबीआई से पूछा गया था कि आरबीआई को जो पावर मिलता है वो कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है, तो बिल्कुल नहीं मिलता है। आरबीआई को जो पावर मिलता है वो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत जो प्रावधान बनाया गया ना, उसी के तहत आरबीआई को क्या मिलता है, पावर मिलता है, ध्यान रखिएगा। इससे कॉन्स्टिट्यूशन को कोई मतलब नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसको कोई पावर नहीं दिया है। आरबीआई जो है ना बैंकों का बैंकर के रूप में काम करता है, और ये गवर्नमेंट का जो है ना ये बैंकर है, याद रखिएगा। ये म्यांमार और पाकिस्तान का भी जो है ना सेंट्रल बैंक के रूप में कार्य कर चुका है आजादी के पहले, ध्यान रखिएगा। ये सब क्वेश्चन जो है पूछे जा चुके हैं। आरबीआई में जो अभी जो गवर्नर है उसको अपॉइंट कौन करते हैं, उसका अपॉइंट करते हैं कैबिनेट, मतलब केंद्रीय सरकार करती है, याद रखिएगा। और फिर यहाँ पे देखिए एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी क्या है उसके बारे में आपको बता दें। बहुत सारे जो है आर्टिकल इसमें आया था एमएसपी को लेकर, आपको पता ही है। जो पंजाब जो हरियाणा के जो किसान थे काफ़ी जो यहाँ पे विद्रोह किए थे, ठीक है, आंदोलन किए थे। उनका कहना था कि एमएसपी जो आश्वासन है ना उसको जो है गारंटी दीजिए। एमएसपी क्या होता है, सरकार जो है ना किसानों को आश्वासन देती है, अगर आपको ज़्यादा पैदावार हो जाए या ज़्यादा उत्पादन हो जाए तो आप रेट को लेकर आप जो है यहाँ पे घबराए नहीं, आपकी कीमत को गिरने नहीं देंगे। तो ये आश्वासन देती है सरकार, तो किसान बोलते हैं कि हमको आश्वासन नहीं, इसी को गारंटी दीजिए, ठीक है। देखिए गारंटी देना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इससे जो है ना हमारा रेवेन्यू, जो हमारा जो बजट है ना, उस पर बहुत नुकसान पड़ेगा। अगर आप पूरा एनालिसिस करोगे तो भारत के पास उतना फंड नहीं है कि हम एमएसपी को गारंटी कर दें, क्योंकि उसमें 10 लाख करोड़ का खर्च आ जाएगा। 10 लाख करोड़ का क्या होगा, खर्च आएगा। अगर हम सारा पैसा एमएसपी में ही लगा देंगे तो जो दूसरी योजनाएं जो हमारा प्लानिंग चल रहा है उसके लिए फंड कहाँ से लाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। खैर एमएसपी में जो है 23 फसल आता है, याद रखिए 23 फसल आता है। इसमें जो है 4 आपका कॉमर्शियल क्रॉप भी आता है, इसमें कि आपका गन्ना हो गया, कपास हो गया, और आपका कौन सा हो गया, गन्ना, कपास हो गया, और भी होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। जूट वगैरह भी शामिल होते हैं, तो 23 फसल इसमें इंक्लूड होता है। एक आता है सीएससीपी, यही जो है ना संस्था सीएससीपी जो है ना, ये जो है सिफारिश करती है सरकार को कि आप जो है ना एमएसपी इतना रखिए। और आपको पता है ना डब्ल्यूटीओ और सब्सिडी को लेकर जो है काफ़ी विवाद है भारत और डब्ल्यूटीओ के बीच में। खैर अभी आर्टिकल मिला नहीं है, इसमें मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। फिर हम लोग आगे बात करेंगे यहाँ पे। अगला जो है यहाँ देखिए मालदीव को कारण जो है ना, मालदीव पता ही न्यूज़ में आया था, क्योंकि मालदीव जो है चाइना के इन्फ्लुएंस में काम कर रहा है। मालदीव का जो अभी राष्ट्रपति बना हुआ ना, मैदी करके नाम है कुछ, मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ था, ठीक है, मज्जू करके कुछ नाम था। तो वो जो है ना चाइना के इन्फ्लुएंस में काम करता है और भारत विरोधी एक्टिविटी करता है। अभी आपको बता दें कि भारतीय जो सैनिक वहाँ तैनात था उसको बोला कि आप लोग वापस जाइए यहाँ से, ठीक है। तो भारत ने अपने सैनिक को वापस बुला लिया है, लेकिन आपको बता दें भारत जो है ना यहाँ पे 65 जो सामुदायिक जो वहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है मालदीव में, उसको क्या करता है, असिस्ट करता है, वहाँ पे सहयोग करता है। तो भारत ने बोला कि इतना जो फंड आप लेके रखे उसका इंटरेस्ट नहीं दीजिएगा हमको। तो मालदीव बोल रहा, फिर मालदीव जो है ना वहाँ पे न्यूट्रल हो गया कि नहीं नहीं, भारत जो हमारा पड़ोसी रहा है, बेहतर पड़ोसी रहा है। तो देखिए सब इंटरनेशनल रिलेशन है। तो यहाँ पे बताया गया है, अपने फॉरेन पॉलिसी में एक चीज़ सुना होगा कि कोई भी दोस्त या दुश्मन परमानेंट नहीं होते, ठीक है। विदेश नीति में यही फॉलो होता है, कोई भी जो कंट्री ना एनिमी और फ्रेंड नहीं होते। यहाँ पर नेशनल इंटरेस्ट जो क्या होता है, इंपॉर्टेंस होता है। अगर आप में मुझे कुछ इंटरेस्ट दिख रहा है ना, तो आप हमारे बेहतर मित्र हो गए, अगर नहीं है ना तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। और एक और आपने कोटेशन सुना होगा, जब भी फॉरेन पॉलिसी पर अगर क्वेश्चन अगर आप लिख रहे हो तो वहाँ पर लिख सकते हैं कि दोस्त बदले जा सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं, ठीक है। तो जैसे हमारा पड़ोसी है चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान, ये तमाम जो हमारे पड़ोसी हैं उनके साथ हमारा बेहतर संबंध बने। लेकिन हर समय भारत ही इनिशिएटिव नहीं लेगा। जैसे पाकिस्तान को लेकर, चाइना को लेकर अभी विवाद चल रहा है ना, श्रीलंका को लेकर भी चल रहा है, बहुत सारे इश्यूज हैं, उस पर डिस्कस करेंगे हम लोग। चलिए इसके बाद हमें बात कर रहा हूँ यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका को लेकर। देखिए दक्षिण अफ्रीका न्यूज़ में आ गया है, शुरुआती नतीजों में एएनसी में 45% मत मिले, मतलब यहाँ से नहीं है। तो आर्टिकल पढ़ने के बाद जो दक्षिण अफ्रीका न्यूज़ में आ गया, आपको बता दें प्रोजेक्ट चीता है ना, उसके तहत हम लोग क्या कर रहे हैं, चीता को पुनर्वास करवा रहे हैं अपने भारत में। क्योंकि 1952 तक हमारे पास चीता था, लेकिन 1952 के बाद इसको विलुप्त घोषित कर दिया गया हमारे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। तो फिर से इसको लाया जा रहा है। एक नाम्बिया जो अफ्रीकन कंट्री है और दक्षिण अफ्रीका, वहाँ से हम लोग प्रोजेक्ट चीता को लेकर आ रहे हैं। चलिए, और इसको मध्य प्रदेश का जो कुनू नेशनल पार्क है ना, वहाँ पे इसको क्या कर रहे हैं, रखा जा रहा है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र भी न्यूज़ में आ गया। संयुक्त राष्ट्र में जो हमारे जो अस्थायी प्रतिनिधि है ना, रुचिरा कंबोज, इनका पिक्चर देख लीजिएगा गूगल करके। इनका क्वेश्चन जो है बीपीएससी में बहुत बार पूछा गया है कि वहाँ पे जो अस्थायी प्रतिनिधि कौन है, हमारे रुचिरा कंबोज है। और यहाँ पे आपको बता दें कि वहाँ पे यूएनए का जो हेड है ना, एंटोनियो गुतेरेस, ये पुर्तगाल का है, याद रखिएगा। ये भी फैक्ट जो है पूछे गए हैं।
उसके बाद जब हम लोग आर्टिकल पे चलते हैं तो हमें जो इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है, देखिए, बैंकों में धोखाधड़ी के मामले में बढ़े 47% घटी राशि जो घटा। बैंकों में धोखाधड़ी जो मामला बढ़ रहा है, पूरा आर्टिकल पढ़ने के बाद जो इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है, फेमा, FEMA, पहले FERA हुआ करता था, लेकिन उसकी जगह फेमा आ गया 1999, इसको 2000 में लागू किया गया। जो विदेशों से जो फंड का लेन देन हो रहा है ना, उस पर क्या करती है, एक कानून बनाती है कि आप जो है ना इस प्रोटोकॉल को फॉलो कीजिए, अगर फॉलो नहीं करेगा तो फिर कार्रवाई होगा। चलिए, ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि न्यूज़ में बहुत बार आया था फेमा को लेकर। और जो 1991 में जो LPG रिफॉर्म जो हुआ था ना, उससे क्वेश्चन इस पर आने की पूरी संभावना है। आप लोग पढ़ लीजिएगा टॉपिक को। फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन को भी लेकर, क्योंकि MS स्वामीनाथन को भी इस पर मिला है भारत रत्न, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये सब, ठीक है, बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। अभी आपका 30 सितंबर को जो BPSC एग्जाम होने वाला है, फिर आपका UPPCS होने वाला है, झारखंड का CDPO होने वाला है, बहुत सारे जो एग्जाम जो है वहाँ पे देखने को मिलेगा आपको क्वेश्चन। देखिए, गिरफ्तारी और हिरासत में पुलिस के सवालों का जवाब देने से करते इनकार पूर्व न्यायाधीश। ये पूरा आर्टिकल पढ़ने के बाद ना हमें क्या मिला, एक तो मिला अभिव्यक्ति की आज़ादी, राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 19 हमें क्या मिलता है, आर्टिकल 19 जो है हमारा फंडामेंटल राइट है, इसके तहत हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी मिलता है। मतलब हम अपने विचार को साझा करेंगे, अपने विचारों को यहाँ पे प्रचार प्रसार करेंगे, हमें बोलने की आज़ादी है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक आर्टिकल और है, मौन रहने का अधिकार। देखिए, मौन रहने का अधिकार भी जो है ना हमको फंडामेंटल राइट के तहत ही आता है, ऐसा हमारे जो जजेस बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको अरेस्ट कर लिया जाता है ना, तो उस समय फिर मौन रहने का अधिकार जो आपको खत्म हो जाएगा वहाँ पे। क्यों? क्योंकि जब पुलिस अरेस्ट करे तो आपसे इंक्वायरी तो करेगी ना, तो आप ये नहीं ना बोलोगे कि नहीं मुझे मौन रहने का अधिकार है, मैं इस पर जवाब नहीं दूंगा, तो पुलिस 4 डंडा मारेगी फिर, ठीक है ना, समझ रहे ना। ये चीज़ है फंडामेंटल राइट में, हमारा जो फंडामेंटल राइट में जो 19 है ना, वो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बात करता है। एक ये हो गया। पूर्व न्यायाधीश, जैसे जज के बारे में याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के जज है ये। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का पावर किसको दिया गया? पार्लियामेंट को, हमारे पार्लियामेंट संसद को। यही क्वेश्चन UPSC में पूछा गया, JPSC में भी पूछा गया ये वाला, ठीक है। आप मेंस वाला क्वेश्चन उठाकर देखिएगा PYQ, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन जो मेंशन है। फिर आपको बता दें कि जो हाईकोर्ट होता है, स्टेट का हाईकोर्ट होता है, उसमें जजों की संख्या बढ़ाने का पावर किसको दिया गया है? वो दिया गया राष्ट्रपति को। ये BPSC में पिछला बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो बहुत लोग जो सांसद को टिक कर दिए थे, जो कि गलत था। और इसके बाद मैंने पूरा आर्टिकल को यहाँ पे खत्म कर दिया, ठीक है। स्पोर्ट्स में मुझे कुछ खास नजर नहीं आ रहा है, और अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो आप लोग पढ़ने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है, और इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि आप लोगों को बस इतनी कवर करना है। अगर समय है तो आप लोग आगे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग को हमारा प्रयास अगर अच्छा लगता है तो आप अपना कमेंट जरूर करें, क्योंकि बहुत लोग हमें कमेंट करते हैं, पहले तो नहीं कर रहे थे, लेकिन अब लोगों को जो पसंद आता है वो लोग कमेंट करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ताकि मैं मोटिवेट रहूँ अगले दिनों में बेहतर करने के लिए, ठीक है। चलिए, फिर कल मिलते हैं हम लोग। धन्यवाद।